नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत करेंगे वॉर जोन से आ रही बहुत बड़ी खबर के साथ। ईरान अमेरिका के बीच सीधी जंग के आसार बढ़ गए हैं। साथ ही हूती की मदद के लिए यमन जाएंगे ईरानी कमांडर। हूती को टास्क फोर्स की खुफिया जानकारी देगा ईरान, ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। और साथ ही साथ जानकारी ये कि ईरान ने यमन भेजी है मिसाइल और ड्रोन की बड़ी खेप भी भेजे जाने की खबर आ रही है। यवतमाल में भी ये जानकारी लगातार इन घटनाओं के बीच तमतमा गया है। अमेरिका लाल सागर में पेट्रोलिंग इस दौरान बढ़ाने की जानकारी मिल रही है। और साथ ही खबर ये कि लाल सागर से विनाश की बहुत बड़ी लहर उठने वाली है। ये वो लहर होगी जिससे अरब के कई देशों में तबाही आ जाएगी। ये तबाही कोई और नहीं बल्कि सुपर पावर लाएगा। अमेरिका ने हूती के साथ साथ ईरान पर भी हमला करने की तैयारी कर ली है। तेहरान पर जिस भी वक्त हमला हुआ उसी वक्त लाल सागर अरब नाश का एपिसेंटर बन जाएगा। ईरान पर हमले के साथ ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। लाल सागर की लड़ाई बहुत ही विध्वंसक हो गई है। हूती को पुतिन और जिनपिंग का आशीर्वाद मिल गया है और इसी के साथ अरब में सबसे बड़ा रक्तपात शुरू हो गया है। लाल सागर में भड़की युद्ध की आग इतनी विकराल हो चुकी है कि यह जंग किसी भी वक्त तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकती है। पुतिन और जिनपिंग का साथ मिलने के साथ ही हूती ने बारूदी हुंकार भर दी है। हूती ने आधी रात को अमेरिकी कार्गो शिप पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। हूती ने एक के बाद एक 3 बैलिस्टिक मिसाइलों से प्रहार किया। इसके साथ ही रॉकेट की बरसात भी की गई। अमेरिका का दावा है कि उसने हूती के मिसाइल और रॉकेट हमले को नाकाम कर दिया। लाल सागर में हूती की नई बारूदी साजिश पूरी तरह से फेल हो गई। हालांकि हूती ने ऐलान किया है कि उसकी मिसाइल अमेरिकी शिप को हिट करने में कामयाब रही। हूती ने अमेरिकी जहाज को टारगेट किया तो बाइडेन ब्रिगेड आग बबूला हो गई। पेंटागन ने प्रतिशोध लेने का फरमान जारी किया तो अमेरिकी सेना ने हूती के ठिकानों पर भीषण बमबारी शुरू कर दी। इस बार अमेरिका के टारगेट पर वो मिसाइल लॉन्च साइट थी जहां से हूती लगातार रेड सी से गुजरने वाले रूट पर हमलों को अंजाम दे रहा है। अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स ने न सिर्फ हूती की मिसाइल लॉन्च साइट को तबाह किया बल्कि जानकारी है कि उसके ठिकानों पर भी बारूदी बारिश की।
लाल सागर में मौजूद अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर से F-35 विमान उड़े और यमन में अब तक के सबसे बड़े एयर ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। अमेरिका ने यमन में सना, सादा और हज्जा में जबरदस्त हमले किए। सादा से लेकर सना कॉरिडोर तक हूती की सबसे बड़ी मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट है। हज्जा में हूती की दूसरी सबसे बड़ी मिसाइल लॉन्च साइट है। अमेरिका ने इन्हीं दोनों मिसाइल लॉन्च साइट पर धावा बोला। अमेरिकी हमले में न सिर्फ कई मिसाइल लॉन्च साइट बर्बाद हो गई, बल्कि दर्जनों क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें तहस नहस हो गई। 11 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक अमेरिका यमन में 6 बार एयर स्ट्राइक कर चुका है। इस बार जो हमला हुआ है वो सबसे बड़ा हमला है। इसमें हूती को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने बीती रात जो यमन में 3 बार एयर स्ट्राइक की। अमेरिका के हमले में हूती के 9 मिसाइल और साथ ही साथ ड्रोन लॉन्च साइट तबाह होने की जानकारी है और इन लॉन्च साइट्स पर तैनात 42 मिसाइलें भी जल गई हैं। और इसके साथ ये भी रिपोर्ट आई है कि हमले में हूती के 33 लड़ाके भी मारे गए हैं। पिछले 10 दिनों में अमेरिका यमन में हूती के ठिकानों पर 6 बार हवाई हमले कर चुका है। इन हमलों में हूती के 29 मिसाइल लॉन्च साइट, 213 बैलिस्टिक मिसाइलें और 161 लड़ाके मारे गए हैं। हूती पर अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक करने के साथ ही अमेरिका ने लाल सागर और भूमध्य सागर में अपनी नेवी की तैनाती में फेरबदल कर दिया है। बाइडेन ब्रिगेड ने यह कदम तब उठाया जब लाल सागर की लड़ाई में पुतिन और जिनपिंग की एंट्री हो गई। यमन में अमेरिका के इस हमले के बाद रूस और चीन हूती के साथ खुलकर खड़े हो गए। रूस और चीन का साथ मिलते ही हूती का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया है। पुतिन और जिनपिंग का साथ मिलते ही हूती ने फिर से ऐलान कर दिया कि वो रूस और चीन के जहाजों पर हमले नहीं करेगा। रूस और चीन के कार्गो शिप लाल सागर से बिना किसी दिक्कत के गुजर सकेंगे। हूती ने चीन और रूस के जहाजों को छूट दे दी है तो अमेरिकी और ब्रिटिश शिप को तबाह करने की नई घोषणा कर दी है। इसका मतलब यह हुआ कि लाल सागर में हालात और विस्फोटक होने वाले हैं। पुतिन और उनके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि लाल सागर में बिगड़े हालात के लिए पूरी तरह से अमेरिका और ब्रिटेन जिम्मेदार है। रूस ने यह भी कहा है कि अमेरिका के इन हमलों की वजह से कारोबारी संकट गहराता जा रहा है और अमेरिका और ब्रिटेन को रोकना ही होगा। रूस के इस बयान को अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ चेतावनी और हूती का खुला समर्थन माना जा रहा है। लाल सागर की लड़ाई में पुतिन और जिनपिंग की एंट्री और दूसरी तरफ हूती के बढ़ते हमलों से बाइडेन परेशान है। बाइडेन ने खुद स्वीकार किया है कि हूती के खिलाफ जो एक्शन लिए जा रहे हैं वो काफी नहीं है। तो सवाल यह है कि अब अमेरिका आगे क्या करेगा? वो अरब में अपनी आन, बान और शान की सुरक्षा कैसे करेगा? इस सवाल का जवाब है ईरान पर हमला। पेंटागन और ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसियों से मिल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका उस चेन को तोड़ने की तैयारी कर रहा है जिसके जरिए हूती को हथियार और बारूद की सप्लाई होती है।
इस चेन का मास्टरमाइंड है ईरान। इसीलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिका के इस प्लान पर ईरान ने भी विध्वंसक ऐलान कर दिया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि अगर ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक भूल होगी। अमेरिकी हमले के बाद ऐसी जंग होगी जिसमें पूरा का पूरा अरब जल जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच रूस और ईरान के बीच हथियारों की नई डील हो गई है। अमेरिका इस बात से भी भड़क गया है। तो सवाल यही है कि क्या अमेरिका अब ईरान को तबाह करने जा रहा है? क्या लाल सागर से लेकर पूरे अरब में बहुत बड़ा रक्तपात होने जा रहा है? इन सवालों के जवाब हमें सुपर पावर के अगले कदम से मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत रंग। बड़ी खबर आ रही है, ईरान तेजी के साथ बढ़ा रहा है यूरेनियम भंडार। IAEA ने कहा है और ये जानकारी और उसने आगे देते हुए बताया है कि IAEA को यूरेनियम भंडार की जानकारी नहीं दे रहा है ईरान, और परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम उत्पादन कर रहा है ईरान। साथ ही एक साल में 100 किलो से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम का प्रोडक्शन हुआ है। राष्ट्रपति पुतिन ने नेटो से सीधे युद्ध की तैयारी कर ली है। यूरोप विनाश का परमाणु रूट बेलारूस और अरब की जमीन से तैयार हो चुका है। खुफिया रिपोर्ट यह है कि रूस ने नेटो के सदस्य बाल्टिक देशों को अपनी सीमा में मिलाने की तैयारी कर ली है। आशंका बढ़ गई है कि परमाणु युद्ध कभी भी हो सकता है, और इसीलिए अमेरिका ने भी अपने परमाणु हथियारों के लिए बजट बढ़ा दिया है। लेकिन यूरोप से अरब के मोर्चे तक पुतिन की तैयारी क्या है, कैसे परमाणु हथियारों की तैनाती बढ़ा दी गई है, और अमेरिका अपने सबसे बड़ी जंग के लिए क्या तैयारी कर रहा है। रूस का युद्ध शुरू होते ही कहा गया कि यूक्रेन में जो दिख रहा है वो अकल्पनीय महाविनाश का आधार बनने वाला है। अब इस आधार पर पुतिन ने यूरोप के महाविनाश की स्क्रिप्ट लिख दी है, क्योंकि रूस का लक्ष्य सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो का समूल नाश है। खुफिया रिपोर्ट है कि यूक्रेन के साथ साथ रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अब विस्तार लेने वाला है। ब्रिटिश आर्मी के पूर्व अधिकारी ने कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन नेटो से सीधी जंग की तैयारी पूरी कर चुके हैं। 2025 तक रूस और नेटो के बीच सीधी जंग की शुरुआत हो सकती है। इस जंग का एपिसेंटर बन सकते हैं यूरोप के बाल्टिक देश। पुतिन की सेना ने फरवरी 2022 में जब यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका को चेतावनी दी थी कि क्षेत्रीय विवाद से दूर रहें, और अब पुतिन ने अखंड रूस के युद्ध पथ पर अगला कदम बढ़ाने की ठान ली है। फिलहाल रूस की सेना पूर्वी यूक्रेन के मोर्चों पर जंग लड़ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में यूक्रेन के करीब बाल्टिक देशों पर रूस हमला कर सकता है। पुतिन युद्ध का दूसरा मोर्चा बेलारूस की जमीन से खोल सकते हैं, और रूसी सेना एक साथ लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया पर हमला कर सकती है। खुफिया रिपोर्ट लीक होने के बाद बाल्टिक देशों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि अमेरिका इजराइल और लाल सागर की जंग में उलझा है। सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर बाल्टिक देशों ने ऐसे हालात में डिफेंस वॉल बनाने का फैसला लिया है।
शुक्रवार को लातविया की राजधानी में बाल्टिक देशों का सम्मेलन हुआ। यहाँ लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया ने सुरक्षा दीवार समझौते पर हस्ताक्षर किए। तीनों देश रूस बेलारूस बॉर्डर पर एक सुरक्षा दीवार का निर्माण शुरू करने वाले हैं। इस आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता कि रूस कभी भी नेटो से सीधी जंग शुरू कर सकता है, क्योंकि रूस ने अमेरिका को एक साथ तीन मोर्चों पर उलझा दिया है। इस वक्त अमेरिका और सहयोगी देशों को यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई करनी पड़ रही है। दूसरी तरफ इजराइल की मदद के लिए हथियार भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही लाल सागर में हूती का संकट मंडरा रहा है। तीन मोर्चे खोलने के बाद रूस चौथा मोर्चा बाल्टिक देशों की नेटो सीमा पर खोलने की तैयारी में है और ये प्रचंड प्रहार बेलारूस की सीमा से हो सकता है। रूस ने बेलारूस में अपनी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम स्कंदर तैनात कर दिए हैं और बेलारूस ने एक बार फिर परमाणु युद्ध के संकेत दे दिए हैं। रूस की परमाणु तैयारी देखते हुए अमेरिका ने भी अपना परमाणु बजट बढ़ा दिया है और 1970 से चली आ रही अपनी मिनटमैन मिसाइलों की जगह नई सेंटिनल मिसाइलें लाने का प्रोग्राम भी तेज कर दिया है। अमेरिका की इस मिसाइल का पूरा नाम है LGM-35 सेंटिनल। ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और साथ ही साथ इस मिसाइल की हमला करने की जो रेंज है वो 5700 किलोमीटर तक है। मिसाइल की रफ्तार 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। ये मिसाइल 300 किलो टन तक वॉरहेड ले जा सकती है। मतलब ये हो जाता है कि हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु जो बम थे उससे 20 गुना ज्यादा शक्तिशाली है ये बम। और इस मिसाइल के लिए अमेरिका ने 7,80,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया था, लेकिन नए बजट में रकम बढ़ाकर 10,66,000 करोड़ रुपए कर दी गई। इस हिसाब से मिसाइल डेवलपमेंट के लिए कुल 2,86,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई। पहले टारगेट था कि इस मिसाइल को 2030 तक यूएस सेना को सौंप दिया जाए, लेकिन अब नई समय सीमा घटाकर 2025 तक तय कर दी गई है। अमेरिका रूस की तरफ से बढ़ते खतरे को आंकने के बाद अपना न्यूक्लियर ट्रायड एडवांस कर रहा है और आशंका यह भी जताई गई है कि रूस पर हमले के लिए अमेरिका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी अंजाम दे सकता है। फ्रांस के पैट्रियट मूवमेंट के नेता फ्लोरियन फिलिपॉट ने यह दावा किया है कि नेटो संगठन रूस पर हमले के लिए बड़ी साजिश कर रहा है। नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन विस्फोट की तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जा सकता है। रूस पर हमले का झूठा आरोप मढ़कर अमेरिका जंग शुरू कर सकता है। पुतिन और बाइडेन यानी दोनों विरोधी जंग की अपनी अपनी तैयारियां कर चुके हैं, लेकिन बाइडेन को डर है कि अगर रूस से सीधा टकराव हुआ तो एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़नी होगी, क्योंकि पुतिन सीधी जंग के बजाय प्रॉक्सी और मल्टी फ्रंट वॉर की तैयारी में है। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि बेलारूस की तरह रूस अपने न्यूक्लियर हथियार अरब में तैनात करने वाला है। – 2023 में पुतिन टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार बेलारूस में तैनात कर चुके हैं। अब अरब में ईरान को परमाणु हथियार दिए जा सकते हैं। ईरान के जरिए ये परमाणु हथियार हूती मिलिटेंट संगठन और हिजबुल्लाह तक पहुंचाए जा सकते हैं। अगर अमेरिका और रूस की सीधी जंग छिड़ी तो धरती पर एक साथ कई परमाणु विस्फोट का सामना अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए संकट बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।
बड़ी खबर आ रही है। बेलारूस के राष्ट्रपति की नेटो को धमकी है और रूस की मदद से यूरोप में स्थिति बदल सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि रूस से मिले परमाणु बम से बेलारूस मजबूत है और लुकाशेंको ने कबूली है परमाणु बम मिलने की बात। रूसी हमलों से दहल रहे यूक्रेन ने तगड़ा पलटवार किया। रूस के शहरों पर ड्रोन अटैक करके दहला दिया। बात यहीं खत्म नहीं होती। पुतिन के नए ब्लूप्रिंट के बाद यूक्रेन ने भी युद्ध नीति बदली है। इस वजह से रूस पर इतना जबरदस्त अटैक किया कि क्रेमलिन में कोहराम मचा हुआ है। आखिर यूक्रेन की युद्ध नीति में ऐसा क्या है जिससे रूस में दहशत फैल गई है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। साल के 19 दिन तक यूक्रेन दहलता रहा। लेकिन 20वें दिन जब यूक्रेन ने पलटवार किया, रूस दहल उठा। कई फीट ऊंची उठती आग की लपटों में रूस के कई शहर घिर गए। तबाही का ऐसा खौफनाक मंजर सिर्फ ब्रियांस्क तक ही नहीं बल्कि सेंट पीटर्सबर्ग तक भी जा पहुंचा। कई शहरों पर ताबड़तोड़ अटैक किए गए। रात में लगी आग सुबह तक यूक्रेन के आक्रोश को दिखाती रही। मानो यूक्रेन तय कर बैठा था कि वो एक हमला ऐसा करेगा जिससे क्रेमलिन में हाहाकार मच जाएगा। 19-20 जनवरी की रात को जब यूक्रेन ने ड्रोन दागे तो सबसे पहले ब्रियांस्क का ऑयल डिपो दहन हो गया। और इसके बाद कई शहरों से इसी तरह की तस्वीरें आने लगी। यूक्रेन ने फाइटर जेट स्टाइल में हमले किए, बॉम्बर की तरह ड्रोन से बम गिराए। कई शहरों पर कामिकाज़े ड्रोन से हमला किया। ब्रियांस्क में 2 जगह ड्रोन अटैक हुआ। पहला हमला ऑयल डिपो पर हुआ। हालांकि रशियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने यूक्रेनी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया था, लेकिन उससे पहले ही वो बम गिराने में कामयाब हो गया। फिर ऑयल डिपो के चारों टैंक तक आग जा पहुंची। आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स की टीम मौके पर जा पहुंची, लेकिन कई घंटों के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। ये सुबह की तस्वीरें हैं और एक तरफ रात की तस्वीरें जब ब्रियांस्क का तेल डिपो धधकता रहा। हालात ऐसे हो गए कि रशियन कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया क्योंकि ऑयल टैंक फटने से भारी तबाही का डर था। वेस्टर्न ब्रियांस्क में लोगों को घरों में रहने की बात कही गई है क्योंकि ड्रोन अटैक से खतरा बरकरार है। आग लगातार बढ़ती जा रही थी। हालात बेहद गंभीर हो गए थे। ब्रियांस्क के मेयर अलेक्जेंडर बोगोमाज ने बताया, चारों ऑयल टैंकर तक आग जा पहुंची थी। क्लिंसी टाउन पर खतरा मंडरा रहा था। अगर एक भी टैंकर फटता तो कई मील तक तबाही हो सकती थी। चारों टैंकर में 1.6 मिलियन गैलन तेल भरा हुआ था, जिस पर हमला करने के लिए करीब 64 किलोमीटर दूर से ड्रोन आया था। जहां यूक्रेन की सरहद पड़ती है, यानी यूक्रेन ने रूस के उन शहरों को निशाना बनाया जो यूक्रेन बॉर्डर के पास पड़ते हैं।
दरअसल यूक्रेन की कोशिश है कि वो रूस के लोगों के बीच में डर का माहौल बना दे, जिससे पुतिन के खिलाफ असंतोष फैल जाए, जिसका असर चुनावों में दिखे, क्योंकि रूस में 17 मार्च को चुनाव होने हैं। यानी इस बात की आशंका अभी भी है कि आने वाले दिनों में इसी तरह के हमले और ज्यादा हो, जिससे पुतिन की फिर से ताजपोशी पर खतरा मंडराने लगे। यूक्रेन का कहर, रूस के कई शहर थर्रा गए हैं। ब्रियांस्क में यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है, जिसमें ऑयल डिपो खाक होने की जानकारी सामने आई। चेलियाबिंस्क के मार्केट में आग लग गई है। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन हमले की आशंका जताई है। तंबोव में ड्रोन हमले से यूक्रेन ने काफी तबाही मचाई है और वहां गन पाउडर प्लांट पर हमला किया गया है। क्रिंक्री में FPV ड्रोन से हमला हुआ है। रिहायशी इलाके में तबाही मची हुई है और वहीं जबिक रिजान में ड्रोन अटैक करके तेल रिफाइनरी को दहला दिया गया है, जिसके बाद आग लग गई। क्लिंस्की में ड्रोन हमले से दहशत फैल गई है। पास से गुजरती ट्रेन को रोक दिया गया है। मखचकाला में के पावर हाउस में आग लग गई है। हथियारों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन के पास अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है। या तो वो पूरी ताकत से हमले करके रूस को बैकफुट पर ढकेले, जिससे युद्ध लंबा खींचे, इस बीच नेटो और अमेरिका हथियारों की सप्लाई कर पाए, इसीलिए यूक्रेन 2 स्तर पर हमले कर रहा है। पहला स्तर, जिसमें वो गुरिल्ला युद्ध करके रूसी सैनिकों को नुकसान पहुंचा रहा है, युद्ध में उलझा कर रख रहा है, और दूसरे स्तर पर ड्रोन अटैक करके रूसी शहरों को निशाना बना रहा है, जिससे लोगों में खौफ पैदा हो। ज़ेलेंस्की की कोशिश है कि लगातार हमलों से रूस में पुतिन के खिलाफ माहौल बन सकता है, जो एक आक्रोश पैदा करेगा। ज़ेलेंस्की के बयान से साफ है कि वो बेहद डरे हुए हैं, क्योंकि यूक्रेन धीरे धीरे हार की तरफ बढ़ रहा है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने रूस को रोकने के लिए आखिरी दांव खेला है। रूस के उन ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा तबाही हो। ब्रियांस्क के तेल डिपो पर हमला भी इसी प्लानिंग का हिस्सा था। दहशत देखिए कैसे रेल रोक दी गई, अफरा तफरी मच गई। इसके अलावा यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ बोदानोव ने एक स्पेशल टीम बनाई है, जिसमें यूक्रेन के अलावा दूसरे देशों के एजेंट शामिल किए गए हैं, जो रूस के शहरों में हमला करेंगे। यानी सरहद पार से ड्रोन अटैक और रूसी शहरों में घुसकर यूक्रेनी एजेंट विध्वंस मचाएंगे। यानी पुतिन की युद्ध नीति के सामने यूक्रेन ने भी अपना वॉर प्लान बदला है, जिसमें ड्रोन को फ्रंट लाइन वॉरियर बनाया है, जो यूक्रेनी सरहद से 1000 किलोमीटर की रेंज तक रूस के शहरों को दहला सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त, नेटो मिलिट्री चीफ की रूस को वार्निंग। रूस के साथ महायुद्ध के लिए तैयार नेटो। रॉब बाउर ने कहा है, हथियार और गोला बारूद का तेजी से हो रहा प्रोडक्शन। नेटो देशों के नागरिकों को भी तैयार रहने को कहा गया है। जंग में ज़ेलेंस्की के कमजोर पड़ते ही पुतिन ने यूक्रेन को खंड खंड करने की ठान ली है। यूक्रेन को 3 टुकड़ों में विभाजित करने का रूस का बड़ा प्लान है। पुतिन उस दिशा में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की के कमजोर पड़ने और हार के कगार पर पहुंच जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन के हथियारों का स्टॉक खत्म होना। वहीं ज़ेलेंस्की के बचे कुचे हथियारों को भी तबाह करने के लिए पुतिन की सेना ने बारूदी विनाश तेज कर दिया है।
मैदान में यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा संकट पैदा हो गया है। यूक्रेन पुतिन के बिछाए बारूदी व्यूह में हर तरफ से फंस गया है। पुतिन के यूक्रेन खंड खंड ऑपरेशन का तीसरा चरण बहुत भयावह है, बहुत विध्वंसक है। रूस के लगातार प्रहार से यूक्रेन अब पूरी तरह शक्ति विहीन हो चुका है। यूक्रेन पहले से ही हथियारों की कमी झेल रहा है, लेकिन अब तो पुतिन ने यूक्रेन के उन हथियारों को भी बाहर निकालने के लिए मजबूर कर दिया है जिन्हें ज़ेलेंस्की ने बैकअप के तौर पर संभाल कर रखा हुआ था। यूक्रेन के हथियार खत्म होते जा रहे हैं और पुतिन की सेना यूक्रेन के इलाकों को फतेह करती हुई आगे बढ़ती जा रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाखमुत, अवदीवका और डोनेट्स्क ज़ैपोरिज़िया बॉर्डर पर रूसी सेना ने अपना नियंत्रण हासिल कर लिया है। उधर पुतिन के सहयोगियों का दावा है कि रूस जल्द ही यूक्रेन में अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि उसने पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को लगभग छलनी कर डाला है। इसका सबसे बड़ा सबूत है ओडेसा। ओडेसा में रूस ने कई P-35B एंटी-शिप मिसाइलों के साथ यूक्रेन की एयर डिफेंस सिस्टम पर हमले किए और उन्हें तबाह कर दिया। P-35 रूस का सुपरसोनिक एंटी-शिप क्रूज मिसाइल है। इसका वजन 4 टन से अधिक होता है। इसकी अधिकतम मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस इस जंग में अपने बेहद पुराने हथियारों का इस्तेमाल भी जमकर कर रहा है। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस अपने सोवियत काल के एंटी शिप मिसाइलों का भी कर रहा है इस्तेमाल। यूक्रेन के सेंटर फॉर मिलिट्री के एक अधिकारी के मुताबिक रूसी सेना यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में लगातार जुटी हुई है। रूस अपने हवाई हमलों को ज्यादा घातक और प्रभावी बनाने के लिए लगातार अलग अलग मिसाइलें इस्तेमाल करता रहा है, मसलन हाइपरसोनिक, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल। साथ ही रूसी सेना अपनी विध्वंसक मिसाइलों को अलग अलग रूट से दाग रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन के एयर डिफेंस के लिए लगातार बड़ी चुनौती बनी हुई है। रूसी सेना न सिर्फ P-35 जैसी अपनी भरोसेमंद मिसाइलों के दम पर ज़ेलेंस्की के खेमे में दहशत पैदा कर रही है, बल्कि रूसी सेना अपने ताकतवर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यानी MLRS के जरिए भी यूक्रेन के हथियारों और सैन्य ठिकानों को तबाह करती जा रही है। रूस के सबसे एडवांस्ड और घातक MLRS में से एक है ग्रैड, जिसका इस्तेमाल यूक्रेनी सैनिकों पर आग बरसाने के लिए रूसी सेना लगातार करती रही है। अभी भी यूक्रेन के कई फ्रंट पर इस मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का रूस धुआंधार इस्तेमाल कर रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर संपूर्ण विजय के लिए बड़ा हमला करेगा। पुतिन के विनाशकारी ऑपरेशन ने यूक्रेन में खलबली मचा दी है। पिछले 15 दिनों में यूक्रेन की आर्मी त्राही करने लगी है। यूक्रेन के पास अब पुतिन से टकराने के लिए पर्याप्त संख्या में असरदार हथियार नहीं बचे हैं। ऐसे में यूक्रेन लगातार पश्चिमी देशों से हथियारों के लिए गुहार लगा रहा है। पुतिन के प्रचंड प्रहार से बिखरते जा रहे यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने भी पश्चिमी देशों से जल्द हथियार भेजे जाने की डिमांड की है, वरना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा होते देर नहीं लगेगी।
यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से यूक्रेन को बचाने की लगातार अपील कर रहे हैं। नए हथियारों और नई मदद के लिए जेलेंस्की एक बार फिर बाइडेन से मिलने के लिए बेताब है, इसलिए वो बाइडेन से एक बार फिर कीव दौरे की मांग कर रहे हैं। फिलहाल रूस अपने मौजूदा हथियारों के दम पर ही रूसी हमलों को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूक्रेन कितने दिनों तक पुतिन के प्रहार को रोक पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल अदल पर हमला किया तो ये उसकी शक्ति का प्रदर्शन था, लेकिन पाकिस्तान ने ईरान पर पलटवार करके सबसे बड़ी गलती कर दी है। पाकिस्तान ने सिस्तान प्रांत में बलोच लिबरेशन आर्मी के ठिकानों पर हमले किए और इसके बाद पाकिस्तान पर हमले के लिए ईरान ने सैन्य तैनाती कर दी। ईरान की मिसाइल शक्ति का खतरा भांपते ही पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर कर दिया और इसे पाकिस्तान में बांग्लादेश पार्ट 2 कहा जा रहा है। खास बात यह है कि पाकिस्तान सरकार ने इस सरेंडर की खबरों के प्रसारण तक पर पाबंदी लगा दी। देखिए पाकिस्तान की सेना के ईरान के सामने घुटने टेकने की इनसाइड स्टोरी क्या है। ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में चल रहे जैश अल अदल के ठिकानों को टारगेट बनाया। जैश अल अदल एक सुन्नी आतंकी संगठन है। जैश अल अदल अल कायदा से संबंध रखता है। ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में इसके बेस हैं। इसके आतंकी इन्हीं तीनों देशों में सक्रिय हैं। फिलहाल इस वक्त जैश अल अदल का सरगना है सलाहुद्दीन फारूकी। फारूकी को आईएसआई और सेना दोनों का समर्थन हासिल है। सेना और आईएसआई की मदद से ही यह संगठन ईरान में आतंकी गतिविधियां चलाता है। जैश अल अदल के ठिकानों पर 17 जनवरी की सुबह जब हमले हुए तब ईरान के विदेश मंत्री अमीर हुसैन अब्दुल्लाहियान दावोस समिट में पाकिस्तान के कार्यकारी प्रधानमंत्री अनवारुल हक से हाथ मिला रहे थे। लेकिन इस्लामाबाद में आर्मी हेडक्वार्टर में हलचल तेज हो गई। जनरल आसिम मुनीर ने अपने कमांडरों की आपात बैठक बुलाई और जैश अल अदल पर हमले के बाद पाकिस्तान सरकार ने ईरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया। पाकिस्तान सरकार के उच्च स्तरीय तेहरान दौरे रद्द कर दिए गए। पाक सेना और आईएसआई पर आतंकी संगठनों का दबाव बढ़ा तो 18 जनवरी की सुबह ईरान के सिस्तान प्रांत पर हमले कर दिए गए। बस यही एक गलती पाकिस्तान के लिए भारी पड़ गई। पाकिस्तान के हमले के बाद ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर 200 से ज्यादा मिसाइलें तैनात कर दी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में पाकिस्तान पर हमले की तैयारियों के बारे में चर्चा की गई। ईरान की तैयारी की जानकारी मिलते ही इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया। जनरल मुनीर सहित सेना के बड़े अधिकारी और पाकिस्तान सरकार कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में 18 जनवरी की शाम को ईरान की तरफ से मिसाइल हमला होने की आईएसआई की रिपोर्ट पेश की गई। पाकिस्तान सेना के जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान सेना युद्ध लड़ने की हालत में नहीं है। सैन्य अधिकारी और पाकिस्तान कैबिनेट में सहमति बनी कि ईरान के सामने सरेंडर किया जाए। बैठक के बाद जनरल आसिम मुनीर ने ईरानी सेना प्रमुख से फोन पर बात की। इस बातचीत में पाकिस्तान ईरान की सभी शर्तों पर सहमत हो गया। ईरान ने शर्त रखी है कि बलूचिस्तान में चलने वाले सभी सुन्नी आतंकी संगठनों को पाकिस्तान सेना को खत्म करना होगा। ईरान की जमीन पर पाकिस्तान की जमीन से आतंकी हमला हुआ तो युद्ध छिड़ जाएगा। पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर अपने ही पाले आतंकियों पर लगाम कसने की शर्त मानकर ईरान के आगे घुटने टेक चुके हैं।
20 जनवरी को पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया कि ईरान के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते बहाल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के सरेंडर की खबरों के प्रसारण पर रोक लगा दी गई है, लेकिन पाकिस्तान में ही कहा जा रहा है कि 1971 में भारत के आगे आत्मसमर्पण के बाद पाकिस्तान सेना ने ईरान के आगे बिना हथियार उठाए ही हथियार डाल दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। गाजा के बाद अब लेबनान पर हमले की तारीख तय हो गई है। हमास के बाद अब इजराइल हिजबुल्लाह को खत्म कर देना चाहता है। अमेरिकी खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट में तो यहां तक दावा किया गया कि अगले हफ्ते से इजराइल का ऑपरेशन लेबनान शुरू भी हो जाएगा और इसके लिए इजराइल की सेना गाजा से लेबनान की तरफ लगातार कूच कर रही है। तो क्या अब लेबनान का भी वही हाल होने जा रहा है जो गाजा का हुआ? इजरायली हमलों से गाजा तबाह हो चुका है। गाजा में हमास का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन अब गाजा के बाद लेबनान में विध्वंस की तैयारी है। इजराइल के निशाने पर अब वो हिजबुल्लाह है जो लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना और सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी के अंत तक इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बहुत भयंकर युद्ध होगा। अगले हफ्ते से इजराइल का ऑपरेशन लेबनान शुरू हो जाएगा। इजरायली सेना गाजा से लेबनान की तरफ बढ़ रही है। हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए नॉर्दर्न बॉर्डर पर इजराइल ने जबरदस्त तैयारी की है। दक्षिण लेबनान बॉर्डर पर भी इजरायली सेना जमा हो रही है। ऐसे में इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध पक्का है, यानी मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग भड़केगी। लंबे वक्त से हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। हिजबुल्लाह ने हाइफा की तरफ कई रॉकेट दागे। बताया जा रहा है कि हाइफा शहर की तरफ पहली बार हिजबुल्लाह ने रॉकेट प्रहार किए। इजरायली सेना भी लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के हमलों पर ताबड़तोड़ पलटवार करती रही है। इसी बीच लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की पोस्ट पर जमकर बम बरसाए और हिजबुल्लाह के लॉन्च सेंटर तबाह कर दी। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक किया था, लेकिन इजराइल के आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के ड्रोन को मार गिराया। इस बीच इजरायली मंत्री बेन गाविर ने हिजबुल्लाह को युद्ध की धमकी दे दी है। इजरायली मंत्री ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह के खिलाफ विध्वंसक युद्ध शुरू नहीं किया गया तो उत्तरी इजराइल में मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हाहाकारी हथियार ड्रोन के दौर में ब्रिटेन ने एक जबरदस्त हथियार बना लिया है जो न सिर्फ ड्रोन अटैक रोकने में सक्षम है बल्कि बॉम्बर और मिसाइल को भी ध्वस्त कर सकता है। खास बात यह है कि ड्रोन को हवा में भस्म करने वाला वो हथियार बेहद कम खर्चे में बनाया गया है। और इस रिपोर्ट में जानिए ब्रिटेन के उस हथियार को क्यों ड्रोन किलर कहा जा रहा है। चाहे यूक्रेन रूस युद्ध या फिर हमास इजराइल, ड्रोन ने तबाही मचाई हुई है। नए जमाने के इस हथियार ने इतना कोहरा मचाया है कि किसी के पास इसे रोकने की तरकीब नहीं है। डिफेंस सिस्टम फेल हो रहे हैं, मिसाइलें महंगी पड़ती हैं और बॉम्बर इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन अब ब्रिटेन ने ऐसा हथियार बनाया है जो सेकंड में ड्रोन का खात्मा कर देगा। और सबसे खास बात यह कि वो हथियार ज्यादा महंगा भी नहीं है, जबकि उसका निशाना सटीक है। ब्रिटेन ने एक लेजर कवच तैयार किया है जो ड्रोन को ध्वस्त करके सुरक्षा करेगा, हवा से आने वाले हर खतरे से बचाएगा। ब्रिटेन ने इसे ड्रैगन फायर सिस्टम नाम दिया है।
ड्रैगन फायर सिस्टम से लेजर बीम निकलती है जो सीधे टारगेट पर टकराते ही उसे भस्म कर देती है। फिर वो टारगेट ड्रोन हो या कोई मिसाइल या फिर फाइटर जेट, ड्रैगन फायर सिस्टम से लेजर बीम निकलती है जिसकी गति आवाज से भी ज्यादा होती है, जो हर दिखने वाले टारगेट को हवा में ही शिकार कर सकती है। खास बात यह है कि एक बार बीम से हमले का खर्च करीब 10 यूरो आता है, यानी करीब 907 भारतीय रुपए। सोचिए, ब्रिटेन का यह हथियार डिफेंस सिस्टम के मुकाबले कितना सस्ता है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ड्रैगन फायर सिस्टम का ट्रायल सफल साबित हुआ है। एक शॉट की कीमत 10 यूरो से भी कम पड़ती है। हथियारों और तकनीक की दुनिया में यह बड़ा और चमत्कारी कदम है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ड्रैगन फायर सिस्टम काम करता है। खास बात यह है कि ड्रोन के वॉरहेड पर निशाना लगाने से इसके फेल होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। इस सिस्टम का ट्रायल पहली बार स्कॉटलैंड में किया गया, जहां उसने सैकड़ों मील दूर से आए ड्रोन को मार गिराया। इसके अलावा यह सिस्टम एक साथ कई दिशाओं से आ रहे ड्रोन को भी इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। बर्फीले तूफान ने अमेरिका पर ऐसा आघात किया है कि 9 राज्यों में आपातकाल लग गया है। सड़कों पर इतनी बर्फ जमा है कि खतरनाक हादसे हो रहे हैं। 7 करोड़ जिंदगी इस वक्त बहुत मुश्किल में है। बर्फ का ऐसा बवंडर आया है कि गाड़ियां बर्बाद हो रही हैं। बर्फीले तूफान की वजह से भीषण हादसे हो रहे हैं। Wait, no. Is that cart? Wait, hold on. बर्फ की वजह से शहरों में कर्फ्यू लग गया है। Small car pile up with at least 4 cars along. One truck is stuck right in the back of a semi. दुकान, मकान, चर्च, रोड, स्टैचू, गाड़ियां सब जम चुकी है। बर्फ के विस्फोट में न सिर्फ जिंदगी कांप रही है, बल्कि उस पर सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। ये तस्वीरें अमेरिका की हैं, जहां बर्फीले तूफान की वजह से आपातकाल लग गया है। अमेरिका में ऐसा बर्फीला तूफान आया है कि तमाम शहर बर्फ के शहर बन चुके हैं। सड़कों, घरों की छतों और कारों पर बर्फ की 7 फीट मोटी परतें जमी हुई हैं। बर्फ से ढकी सड़कों पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। इसकी वजह से शहर शहर जानलेवा हादसे हो रहे हैं। अमेरिका के कई शहरों में इस वक्त पैदल चलना भी मुश्किल है। इस वक्त अमेरिका के 9 राज्य बर्फीले तूफान से प्रभावित हैं। अमेरिका में बर्फबारी का पिछले 82 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। खराब मौसम से अमेरिका में कम से कम 7 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं।